नमस्कार। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे जो आपको अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसमें हेल्प करेगा। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को इंप्रेशन है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर डेरिवेशंस है। इस चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन नहीं है। ये चैप्टर प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है। इसके अंदर साइन और कोसाइन का बार बार यूज होता है। मेरे YouTube चैनल पे 102 वीडियो ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर है। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ्स की नॉलेज जिसमें इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इंटीग्रेशन और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज चाहिए। तो आप इस चैप्टर को छोड़े ना और इस चैप्टर को सीरियसली करें और आप पूरे मार्क्स ले आ सकते हैं। तो मैं आपको अब इस चैप्टर का जो बेसिक है, जो आपको अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, कुछ आइडियाज दूंगा। आप उनको ध्यान से सुनिए और समझिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है आखिर। और डीसी करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका पीछे क्लास 12th का चैप्टर है, वो उसमें बैटरी होती है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर बैटरी नहीं होती है। यहाँ पे जो करंट होता है वो जो हमारे घरों में बिजली आती है, स्टेट बोर्ड की या एनडीपीएल की या बीएसईएस की, ये जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे ट्यूबलाइट, पंखा, टीवी, ये जो होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है वो इस टाइप का ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे सिलेबस में है। तो देखिए, जो हमारे घर में जो वोल्टेज आती है, जो 220 वोल्ट होती है, वो इस तरह से फ्लक्चुएट करती है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वोल्टेज की, वो होती है V नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे घर में जाती है, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन 220 वोल्ट जो हम बोलते हैं वो हाईएस्ट वैल्यू नहीं होती, वो आरएमएस वैल्यू होती है। हम आरएमएस के बारे में भी बात करेंगे। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर आरएमएस के बारे में भी लिखा है। आरएमएस जो होती है हीटिंग इफेक्ट से लिंक्ड होती है और उसका एक्सप्रेशन आप याद रख लीजिए। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछा जाए आरएमएस क्या है, तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालिए और उसको √2 से डिवाइड करिए। यह सिर्फ साइन ग्राफ के लिए आपको करना है, बाकी ग्राफ्स के लिए आपको आरएमएस का मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, उसको एसी वोल्टेज भी बोलते हैं। और 1 सेकंड में वो 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। यूएस के अंदर यही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। So I hope the concept is clear in your mind that the alternating voltage, fluctuates between plus and minus, obeys the sine law, and the root mean square velocity has something to do with heating effect. We will talk about it. And in India, the frequency of the voltage is 50 hertz, and it is given by the expression omega is equal to 2 pi f, where f is 50 hertz. So it is 2 into 3.14 into 50 is equal to 314 per second. तो देखिए, ये जो वोल्टेज है हमारे घर में, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होती है। लेकिन जो बैटरी होती है, बैटरी ऐसे काम नहीं करती। बैटरी के केस में आप देखिए, बैटरी के केस के अंदर वोल्टेज जो होती है वो फ्लैट रहती है। देखिए, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, यहां पे भी टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर सेकंड में प्लस और माइनस। लेकिन यहां पे आप देखिए, यहां पे कुछ प्लस और माइनस नहीं है, एक ही वोल्टेज है। मान लीजिए आपने 20 वोल्ट की बैटरी खरीदी है, तो वो थ्रू आउट 20 वोल्ट ही रहेगा। टाइम के साथ फ्लक्चुएशन नहीं होगी, कुछ ऑल्टरनेटिंग नहीं होगा कि ऑल्टरनेटिंगली प्लस या माइनस होगा। इस तरह की वोल्टेज हमारे घरों में आती है और ये साइन ग्राफ को ओबे करती है। और ये जो वोल्टेज मैंने आपको दिखाई है
वोल्टेज नंबर 2 ये बेसिकली बैटरी से आती है। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, बस ये टाइम चेंज होता जाता है, वोल्टेज 20 वोल्ट ही रहती है। तो ये तो हो गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स क्या होते हैं। इसी तरह जब वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग होती है तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग ही आता है, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। और अब बात करते हैं हम बैटरी की। तो बैटरी में डायरेक्ट करंट होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है। 1 सेकंड में कितनी बार ये प्लस माइनस होता है? एक बार भी नहीं होता, 0 फ्रीक्वेंसी। इस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो एक पार्ट तो आपने ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि हम जब अपने घर के अंदर एसी वोल्टेज की सप्लाई करते हैं, तो एसी वोल्टेज की सप्लाई फैक्ट्रीज में भी जाती है, हमारे घरों में भी आती है। और देखिए एसी करंट की जो वोल्टेज है, जो आप ये देख रहे हैं, जिसकी घरों के अंदर जो वैल्यूज है, आरएमएस वैल्यू, वो करीब 220 वोल्ट होती है। ये वाली वोल्टेज जो है, इस वोल्टेज को जब हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से जोड़ते हैं, अब वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो इस वोल्टेज से कनेक्ट करे जाते हैं? देखिए, एक है एल, इंडक्टर, सी, कैपेसिटर, और आर, रेजिस्टर। 3 एलिमेंट्स है हमारे पास। LCR जो इस ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको अब दिखाता हूं कि कैसे आपने इनको लगाया है। देखिए, आप पहला L को लीजिए, तो इंडक्टर है आपका, और इंडक्टर आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? ये मेथड है। अगर आपको ये साइन नजर आए तो ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज का साइन होता है, ये एसी वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, LCR। तो ये मैंने L दिखाया इस समय। तो जब इसमें करंट जाता है, इस वोल्टेज से जब करंट जाता है, वो करंट भी एसी करंट होता है, एसी करंट होता है बेसिकली। देखिए, ये एसी करंट है, ये इंडक्टर है। तो अब हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जब हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक इंडक्टर को देते हैं और जो करंट पैदा होता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, लेकिन ये आम करंट नहीं होता, ये बैटरी से बहुत डिफरेंट टाइप का करंट होता है। और मैं दिखाता हूं आपको ग्राफिकली और पिक्टोरियली, ये करंट बैटरी जैसा करंट नहीं होता। देखिए, बैटरी के अंदर जो करंट है वो भी वोल्टेज के साथ ही चलता रहता है, लेकिन जो इंडक्टर है उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है और जिस तरह से आप उसको दिखाते हैं वो अलग तरीका होता है। देखिए किस तरह से, मान लीजिए आपका वोल्टेज जो आपने सप्लाई करा है वो ये है, दिस इज अ वोल्टेज यू हैव गिवन टू द इंडक्टर। जो आपका करंट होगा वो ये करंट होगा आपका। देखिए, करंट इज 90 डिग्री बिहाइंड, तो इनमें आपस में तालमेल नहीं होता। जो वोल्टेज है वो एक तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन करंट फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन तालमेल नहीं है। अब तालमेल नहीं है, तालमेल बेसिकली नहीं है क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। इस समय हम क्या बात कर रहे हैं? सिचुएशन नंबर 1 हम बात कर रहे हैं इंडक्टर के अंदर जब ऑल्टरनेटिंग करंट को लगाते हैं तो क्या होता है। तो आपने सबसे पहले 90 डिग्री पे इसको लगाया और यहां पे आपका करंट आया, मतलब ये आउट ऑफ फेज यस बोलेंगे बाय 90 डिग्रीज। देखिए 90 डिग्री का इनका आपस में फेज डिफरेंस होता है और इसको पिक्टोरियली दिखाया जाता है। एक्स एक्सिस पे आप V दिखाइए, करंट यहां पे दिखाइए। इसी चीज को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपका जो इसमें सोचने का तरीका है वो याद रखिए, वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे है या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। तो इसको हम बोलते हैं, पीछे रहने को हम बोलते हैं लैग्स। सो करंट लैग्स द वोल्टेज। अब इसको दिखाने का क्या तरीका है? देखिए, वोल्टेज आपकी बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंटेड है जो साइन ग्राफ है। अब आपकी वोल्टेज ने यहां पे पीक वैल्यू अटेन कर ली है और आपकी जो करंट है
ये पीक वैल्यू 90 डिग्री देरी से करेगी। तो मान लीजिए आपकी पीक वैल्यू यहां पे 90 डिग्री है, तो करंट इस पॉइंट पे आके पीक वैल्यू अटेन करेगा, मतलब करंट का ग्राफ ऐसे बनाया जाएगा। तो करंट यहां पे वैल्यू अटेन करेगा आई पीक। तो इसमें सोचने का क्या तरीका है? द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। लेकिन इसको ग्राफ में दिखाते वक्त आप वोल्टेज का जो मैक्सिमा है, जो वोल्टेज का मैक्सिमा है उसको पहले बना दीजिए और करंट का मैक्सिमा बाद में बना दीजिए। तो ये आपका करंट का मैक्सिमा ये बाद में आ रहा है, और ये जो डिफरेंस इन एंगल है, देखिए ये 180 डिग्री यहां नजर आ रहा है, ये जो डिफरेंस इन एंगल है हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो ये बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बारे में हमने अभी बात करी, और हमने देखा कि ये नॉर्मल नहीं है, यहां पे कोई राइट एंगल आ जाता है। देखिए ये राइट एंगल आ जाता है, ये बहुत डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन को तो आपको पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन से बहुत अलग है। अगर एक ऑल्टरनेटिंग करंट आप रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दें, मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है आपकी, और ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये आर है आपका, और देखिए ये आपकी वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपने लिखा है। इस केस के अंदर भी करंट ऑल्टरनेटिंग ही होगा, लेकिन ये 90 डिग्री वाला गैप नहीं आएगा। रेजिस्टेंस के केस के अंदर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दोनों में तालमेल होता है, कोई गैप नहीं होता, कोई 90 डिग्री नहीं आएगा। कैसे? अगर आपकी वोल्टेज इस तरह से रिप्रेजेंटेड है वोल्टेज, तो करंट भी सेम ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड होगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। इसको हम बोलते हैं दे आर इन फेज। देखिए ये करंट वेक्टर है, इसको फेजर बोलते हैं। आप मेरे वीडियोस के देखिए, जो मैंने 102 वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने फेजर रिप्रेजेंटेशन, तो अभी हम फेजर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर होता है तो वेक्टर ही, क्योंकि एरो बना रहे हैं, इसकी डायरेक्शन भी है, एंगल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये वेक्टर ही है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट वाला वेक्टर है, इसको फेजर बोलते हैं। आप मेरे YouTube के वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में डिटेल में आ जाएगा। तो ये V और I है, और इसको रिप्रेजेंट अगर हम ग्राफिकली करें तो देखिए ये आपका वोल्टेज ग्राफ है, और क्योंकि करंट और वोल्टेज फेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो देखिए करंट को भी हम रिप्रेजेंट जिस तरह से करेंगे वो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, ये मेथड है उसका। देखिए सेम में दोनों में तालमेल है, दोनों इकट्ठे ऊपर और नीचे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इन फेज। कैपेसिटर के केस में क्या होता है? देखिए कैपेसिटर के केस के अंदर अगर मैं एक कैपेसिटर बनाऊं, कैपेसिटर, और उसके साथ में एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा देता हूं, ये मेरी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये मेरा C है, और इसकी जो रिएक्टेंस है, अभी हम रिएक्टेंस के बारे में भी बात करेंगे, ये आपकी AC वोल्टेज है। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि AC वोल्टेज जो है VT रिप्रेजेंट करी गई है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस केस के अंदर करंट वोल्टेज से आगे होता है। देखिए करंट इसके अंदर वोल्टेज से आगे होगा, करंट लीड्स, करंट आगे आगे दौड़ता है, वोल्टेज पीछे पीछे चलती है। और ये दौड़ना जो है बेसिकली एक रोटेटिंग वेक्टर है, ये वेक्टर आपका रोटेट करता है। मैथमेटिकल तरीका है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने का, कि किस तरह से वो आपस में लिंक्ड है। अब देखिए इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पे आपने दिखाई है, करंट आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आपका जो एंगल है इन दोनों के बीच में, दिस विल बी 90 डिग्रीज। देखिए 90 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल आ गया, लेकिन अब करंट आगे है, जबकि इस केस के अंदर आपका करंट पीछे है, तो बहुत फर्क होता है। सॉरी फॉर द ब्रेक। देखिए ये जो आपका करंट आगे दौड़ रहा है और वोल्टेज पीछे चल रही है, तो इसमें दौड़ने का जो मेथड है, जो दौड़ना इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो देखिए करंट ऑलरेडी 90 डिग्री आगे होता है, तो हम बोलते हैं करंट लीड्स। इस केस के अंदर जो आपने बनाया करंट और वोल्टेज का, यहां पे कोई भी नहीं है, दोनों इकट्ठे रोटेट करते हैं,
कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। और अगर हम बात करें अपने तीसरी सिचुएशन की जो हमने डिस्कस करी थी इंडक्टर की, ये वाली सिचुएशन देखिए, ये तो रेजिस्टेंस की सिचुएशन है, दिस इज रेजिस्टेंस, और ये वाली सिचुएशन इंडक्टर की है। इसके अंदर देखिए अगर ये हम इस तरफ दौड़ रहे हैं तो वोल्टेज आगे 90 डिग्री ऑलरेडी लीड ले चुकी है, तो वोल्टेज लीड कर रही है, इसके अंदर वोल्टेज पीछे रह गई है और करंट आगे चला गया है। तो ये सिचुएशन जो है कैपेसिटर की है, और ये तीसरी सिचुएशन जो है, तो आपको ग्राफिकली समझ होनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर रेजिस्टेंस की तरह वोल्टेज और करंट एक तरह से नहीं दौड़ते हैं। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक राइट एंगल आता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ये क्लैरिटी आपके दिमाग में इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए होनी चाहिए। कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, कैसे होता है, इसकी रीजनिंग अवेलेबल है मेरी वीडियोस के अंदर, जहां मैंने समझाया है कि ये लैग करता क्यों है, ये लीड करता क्यों है। तो ये भी आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि इंडक्टर के अंदर करंट क्यों लैग करता है, कैपेसिटर के अंदर करंट क्यों लीड करता है। इसकी भी रीजनिंग बोर्ड के पेपर में 1 मार्कर में पूछी जा सकती है, या मल्टीपल किसी रीजनिंग असर्शन में पूछी जा सकती है कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन द कैपेसिटर, और रीजनिंग में दिया जा सकता है द रीजन इज द बैक ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर prevents the growth of current in the inductor, and that takes the time which is equal to quarter of a circle or a quarter of the time period। तो आप देखिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि रीजनिंग की भी, तो ये तो बेसिकली असर्शंस हैं, रीजनिंग भी आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज, दूसरे की। अभी हमने बात करी बेसिकली फेज के बारे में, सो ओवरऑल एम्फेसिस वाज ऑन फेजर्स, राइट? सो वी डिस्कस्ड फेजर्स। Now let's focus our attention on a second simple concept, which is a concept of resistance and reactance। देखिए resistance और reactance भी इस आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको उसका बेसिक आइडिया दोबारा दे देता हूं रिवीजन के तौर पे। मेरे YouTube वीडियोस आप देख लीजिए, करीब 100 से ज्यादा वीडियो ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हैं, जो आप अगर एक एक वीडियो उसमें से देखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में नहीं होगा जो उस वीडियो में से नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से उन वीडियोस को आप सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में बता देता हूं, और एक चार्ट की फॉर्म में हम उसको समझते हैं। देखिए आपके जो रेजिस्टेंस, आपका जो क्वांटिटी है, मान लीजिए आपने ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा है, ये वाली सिचुएशन, यहां पे आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा है, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो ओम्स में नापा जाता है। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, तो आपने फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं होता, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इसकी डिपेंडेंस है, इसके यूनिट्स क्या है? ओम्स। इसका एलिमेंट का क्या नाम है? कौन सा एलिमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, ओम्स को। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप सर्किट में, जैसे मैंने आपको बताया, 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दें तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलेगी, इट डज नॉट चेंज एट ऑल। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की। देखिए इंडक्टर की बात करते हैं, ये सेकेंड एलिमेंट है हमारा, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो दी जाती है फॉर्मूले से ओमेगा एल। ओमेगा एल से दी जाती है ये, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा आपको मालूम है 2 पाई एफ होता है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट्स भी ओम्स होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, मतलब ये बेसिक एक्सप्रेशन आपका 2 पाई एफ एल है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आपने देखा होगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेसिकली, इसको मैं ठीक लिख देता हूं, ये बेसिकली एक्स एल से रिप्रेजेंटेड होता है। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये भी ओम्स के अंदर है। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर
ये रेजिस्टेंस से डिफरेंट होता है। तो दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, बट द रिएक्टेंस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट इज समथिंग एल्स। ये यूनिट्स में ओम्स ही है, लेकिन ये एक्चुअली रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करता, इसका काम कुछ और होता है। अब आप बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर द्वारा ऑफर्ड टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मालूम हो, 1/ωc इज इक्वल टू 1/2πfc। ये ओम्स में, ये भी फ्रीक्वेंसी पे है, और इसमें रिलेशनशिप देखिए इनवर्सली रिलेशनशिप है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता जाएगा बेसिकली। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबके यूनिट्स ओम्स है। रेजिस्टेंस जो आर है वो फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं होता। अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बदलेंगे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बदल जाएगा। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, वो क्वेश्चन है बेसिकली इंपिडेंस का। तो इंपिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इंपिडेंस पैदा कहां से होती है? इंपिडेंस के लिए आपको रेजिस्टेंस और एक रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए। देखिए ये आपका जो आर है, ये रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होता। रिएक्टिव एलिमेंट सिर्फ दो होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर एक रिएक्टिव एलिमेंट है और इंडक्टर भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है। ये रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है। रेजिस्टेंस इज नॉट अ रिएक्टिव एलिमेंट। इंपिडेंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए इंपिडेंस को दिखाते कैसे हैं। इंपिडेंस इज बेसिकली रिटन एज Z की तरह लिखा जाता है। और अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है इंपिडेंस निकालने के लिए, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो करना है √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करिए और ये ओम्स में आएगा। इस फॉर्मूले में जो बहुत ही अच्छी बात आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि XL और XC एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आपका ये आपका करंट है मान लीजिए, और आपको मालूम है करंट लैग करता है, अगर मैं इसको दिखा दूं करंट, तो आपकी जो इंडक्टर में वोल्टेज है, और ये सर्किट कौन सा है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो बेसिकली सर्किट जो है आपका कुछ इस तरह का है, सीरीज RLC सर्किट हम इसको बोलते हैं। तो हम इसकी इंपिडेंस माने ये रेजिस्टेंस टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट में उस टोटल रेजिस्टेंस को हम इंपिडेंस बोलते हैं। ये बहुत डिफरेंट होता है चैप्टर 3 के टोटल रेजिस्टेंस में। चैप्टर 3 के अंदर सब रेजिस्टेंस थे, यहां पे सब रेजिस्टर नहीं है। यहां पे रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। तो आप यहां पे एक बनाइए, और ये आपका L है, ये C है, ये R है। और अब इसमें खास बात देखिए कि आपका रेजिस्टेंस इधर दिखाया जाएगा, और आपका XL और XC या तो नीचे की डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, फिर से एक राइट एंगल आ गया, या तो ये XC माइनस आप इसको दिखा सकते हैं XL। अगर XC बड़ा है तो नीचे, और अगर ऊपर की साइड दिखाते हैं तो XL माइनस XC। लेकिन आपने नोट करा कि अब राइट एंगल आ गया। निकाल आप रेजिस्टेंस रहे हैं, निकाल आप इंपिडेंस रहे हैं, लेकिन अब राइट एंगल की मदद से निकाल रहे हैं। तो इसको ज्वाइन करिए, और ये आपकी इंपिडेंस है। पाइथागोरस थ्योरम से इंपिडेंस का जो फॉर्मूला है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर है। अगर कैपेसिटर बढ़ा तो नीचे की तरफ बना दीजिए, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और नहीं तो ऊपर की तरफ बना दीजिए, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये जो आपकी जो हाइपोटेन्यूज है, दिस इज इंपिडेंस, इसको भी ओम्स में ही नापते हैं। और अगर आप ये एंगल फाई नाप लें, फाई, और इसका कॉस निकाल लें, तो चौथा कॉन्सेप्ट RLC सर्किट या किसी भी टाइप के सर्किट में, RC सर्किट भी में भी इंपिडेंस होगी, वहां पे इंडक्टर नहीं होगा। RL सर्किट में भी इंपिडेंस होगी, वहां पे कैपेसिटर नहीं होगा। अब आप देखिए
और अगर मान लीजिए एलसी सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो प्योरली रिएक्टिव सर्किट है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ रिएक्टिव एलिमेंट्स है। इस ट्रायंगल को जो हम बनाया, जिसको हम बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल, आपने पढ़ा होगा इंपेडेंस ट्रायंगल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप उस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल को, इसमें ये रिएक्टेंस वाला पार्ट है, ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट है। अगर आप इसका कोसाइन निकालेंगे, कॉस फाई, अगर मान लीजिए आप कॉस ऑफ फाई निकालेंगे, तो बेसिकली इट विल बी गिवन बाय द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन को जो बोला जाता है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रिएक्टेंस, सॉरी द रेजिस्टेंस एंड द इंपेडेंस, ये देखिए एंगल, ये वाला एंगल है जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है बेस, ये रिएक्टेंस वाला पार्ट है, ये रिएक्टेंस वाला पार्ट है। ईदर ऑफ द टू सिचुएशन इज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है, एक्सएल बड़ा है या एक्ससी बड़ा है। इसको बोला जाता है, इस ट्रायंगल को बोला जाता है इंपेडेंस ट्रायंगल, और इस कोसाइन फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। इसका रीजन भी है, एक्चुअली अगर आप किसी भी एसी सर्किट को पावर देते हैं, मान लीजिए आपने एक एसी सर्किट को पावर दी, तो द ट्रू पावर, जो असली पावर जिसका बिल आता है, वो जो कंज्यूम करी जाती है वो रेजिस्टेंस द्वारा करी जाती है। सो रेजिस्टेंस जो होता है, दिस कंज्यूम्स रियल पावर, बिजली के पैसे इसके देने पड़ते हैं। जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये बेसिकली जो पावर लेते हैं उसको फिक्टिशियस पावर बोलते हैं और वॉटलेस पावर बोलते हैं, और जो इनके पास करंट आता है उसको भी वॉटलेस बोलते हैं। वॉट जो है, वॉट, WATT, WATT, ये रियल पावर के यूनिट्स होते हैं। जो फिक्टिशियस पावर होती है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं VAR, ये बेसिकली रिएक्टिव पावर। इसका बिजली का खर्चा नहीं आता, लेकिन ये हमारी पावर जो आती है उसको खराब करती है, और हम चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हो। तो पावर फैक्टर को हमेशा ऊंचा रखिए अगर आप अच्छी पावर का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपका पावर फैक्टर कम होता जाएगा तो आपकी पावर जो है नुकसान में जाएगी, तो आपको जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आप फैक्ट्री के ओनर्स हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फैक्ट्रीज के अंदर अगर पावर फैक्टर जो है वो कम है तो फैक्ट्री के ओनर्स को क्या करना चाहिए, या कोई टाउनशिप है जहां पे अच्छी पावर फैक्टर नहीं है, वहां पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, माने रियल पावर ज्यादा चाहिए, फिक्टिशियस पावर कम चाहिए। तो उन केसेस के अंदर जो रियल पावर है वो पावर बेसिकली बढ़ाने के लिए आप कैपेसिटर में इन्वेस्ट करिए। इंडक्टर जो है पावर फैक्टर को कम करता है, और जो कैपेसिटर है वो पावर फैक्टर को सुधारता है। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए फैक्ट्री के अंदर या टाउन के अंदर आप जो है कैपेसिटर के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। एक न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर इंपेडेंस ट्रायंगल के लिए, इंपेडेंस ट्रायंगल का जो हमने ट्रायंगल बनाया इसके ऊपर एक क्वेश्चन पावर फैक्टर का, एक क्वेश्चन रिएक्टिव पावर का, एक क्वेश्चन रियल पावर का। रियल पावर का जो बेसिकली I² R से दी जाती है, ये I जो है RMS वैल्यू है। आप मेरे सारे वीडियो देखिए, 102 वीडियो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर है। इसमें से हर क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर या स्कूल के पेपर के अंदर आएगा, चाहे प्री बोर्ड हो, और यही क्वेश्चंस आपको नीट और जेई में भी नजर आएंगे किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर। बहुत ही डिटेल में प्लेलिस्ट बनाई गई है, बहुत एग्जॉस्टिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक दोबारा से एक रिवीजन मिला होगा, जो एक हाई लेवल रिवीजन है और आपको दोबारा से आपके दिमाग में सेटल करेगा द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैं दोबारा बोलूंगा, इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी डेरिवेशन नहीं है, थोड़ी सी इंटीग्रेशन आनी चाहिए और थोड़ा सा आपको डेफिनेशन आना चाहिए और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मत घबराइए, मेरे चैनल के ऊपर इस चैप्टर के लिए कितनी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, कितनी ट्रिगो आनी चाहिए, वो दोनों ही एक्सप्लेन्ड है, आप उसको भी देखिए। मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूं, मेरा नंबर इस वीडियो के ऊपर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए रजिस्टर हो सकते हैं, जहां पे आप बहुत ही बड़े बड़े और बढ़िया किस्म के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स मेरे साथ 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर में इंटरेस्टेड हैं और बच्चे जो खुद भी इंस्पायर्ड हैं करियर बनाने के लिए और प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं,
और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं अपने करियर में, स्ट्रॉन्ग बेस लेके एजुकेशन का, वो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा वादा आपसे ये है कि मैं आपके लिए फिजिक्स आसान बना दूंगा, फिजिक्स समझना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इंटेंस टॉपिक है, थोड़ा पेन रहता है, शुरू शुरू में आप लॉस्ट हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप गिव अप मत करिए, आप टिके रहिए, फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगी। और आई गो इन डिटेल, मैं डिटेल में जाता हूं धीरे धीरे, आपके दिमाग में मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।